हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने अगला वीडियो में हमने पढ़ा पूर्व वैदिक काल। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर वैदिक काल के क्रम में, ठीक है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के टाइम पे जो राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तो शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका तो क्या है, टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। 1000 BC के पास लोहे की खोज हो गई थी, तो संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हो गई, ठीक है, लोहे की खोज से। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, सामाजिक जीवन में परिवर्तन और धार्मिक जीवन में जो परिवर्तन आए थे लोहे की खोज से, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन में परिवर्तन देख लेते हैं। जन का जो इससे पहले हमने पढ़े थे ना, जन, तो अब जो जन था उसका आकार बड़ा हो गया था, ठीक है, और जनपद कहा जाने लग गया था उसे। और जो भरतजन और पुरुजन को मिलकर कुरुजन का निर्माण हो गया था, ठीक है। यानी भरतजन और पुरुजन जो मिले थे उससे कुरु जनपद का निर्माण हो गया था। जैसे मैंने कहा कि जन को जनपद हो गया था और भरत और पुरु जो जन थे उनको मिलकर कुरु जनपद हो गया था। तो राजा का महत्व अधिक हो गया था, शक्तिशाली यानी, और शक्तियाँ क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। महत्व अधिक हो गया तो सीधी सी बात है, शक्तियों का अधिकार भी बढ़ जाएगा। और राजा का जो पद था ना, वो वंशानुगत हो गया था, ठीक है। जैसे अगर राजा कोई बना तो फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, यानी क्या हो जाता है, वंश से चल रहा था राजाओं का। तो इससे पहले जो क्या होता था, इससे पहले होता है क्या, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था चलती थी। तो अब क्या हो गई, वंशानुगत हो गई, ठीक है। राजा के जो अधिकार था वो क्या थे, बढ़ने से क्या होता है, सभा समिति का अधिकार और महत्व, यानी जो अगर समाज में किसी एक वर्ग का जो क्या था अधिकार बढ़ जाएगा तो अन्य सभी का अधिकार कम हो जाएगा, ठीक है। तभी उसकी क्या करिए, आपस में तुलना की जाएगी कि हाँ इनका अधिकार ज़्यादा है, इनका अधिकार क्या है। तो जैसे ही राजा की जो शक्तियों का महत्व बढ़ा दिया गया है, वैसे क्या हो गया, अन्य जो सभा समितियों का महत्व कम हो गया था। रत्न की संख्या देखा है तो 17 क्या हो गई थी, 17 हो गई थी, ठीक है। और क्या हो गया था, इनका महत्व बढ़ गया था। अब कर व्यवस्था का विस्तार हो गया था। जैसे कि हम पढ़ लेते, एक स्वेच्छा से कर दिया जाता है क्या, बलि। अब क्या होता है, एक नियमित कर चल रहा था, ठीक है। यहाँ से उत्तर वैदिक, इससे पहले हमने पूर्व वैदिक काल पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, एक क्या होता था, लोग अपनी स्वेच्छा से जो कर देते थे उसे बलि खाया हमने, ठीक है। और अब क्या होता था, कर की व्यवस्था नियमित कर दी थी, ठीक है। सेना और न्याय की व्यवस्था देखा है तो पूर्णतः स्थायी नहीं थी, यानी सेना और न्याय क्या था, स्थायी नहीं था, ठीक है। और देखा है तो सेना की जो संख्या बड़ी थी इसमें। सामाजिक जीवन की बात करते हो, परिवार, ग्राम, विष, जन, जनपद में वृद्धि, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो वर्ग था समाज में परिवार था, फिर गांव था, फिर विष था, फिर जन था और जनपद था। और कई जनों से मिलकर जनपद का निर्माण हुआ है, मैंने बता चुका हूँ इससे पहले। और जो जनपद का निर्माण हुआ है तो भरतजन और पुरुजन मिलकर कुरु जनपद का निर्माण हुआ है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। इसमें कैसी जन्म आधारित, ब्राह्मण सबसे उत्कृष्ट। अब देखते हैं उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो गोत्र भी शुरू हो गया था। जैसे जैसे क्या होता है, वर्ण व्यवस्था में जैसे जन्म आधारित हो गया था, और इसमें गोत्र शब्द की उत्पत्ति भी हो गई थी, ठीक है। जिसमें था कि गौधन का एकत्रित होना, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी गौधन के एकत्रित होने से। अब देखा जाए तो आश्रम की शुरुआत भी हो गई थी, आश्रम व्यवस्था शुरुआत हो गई थी, यानी जो हमारे जो जीवन को चार आश्रम में बांटा गया है, ठीक है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें क्या है, स्टार्टिंग का जो हमारा टाइम पीरियड रहता है वो 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। गृहस्थ जीवन देखें तो 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन, ठीक है। अगर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन को सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था मानी गई है, ठीक है, हमारे जीवन की, या श्रेष्ठ स्तर माना गया हमारे मनुष्य के जीवन का। जो श्रेष्ठ स्तर है वो गृहस्थ जीवन को माना गया, ठीक है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75 की उम्र में है। और देखा जाए तो ब्रह्मचर्य को पढ़ाना शुरू करना है इसमें, ठीक है। और संन्यास, संन्यास 75 से 100 वर्ष तक, जिसमें क्या करता था, मनुष्य जंगलों में रह के तपस्या करता है, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति, तो सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल की, तो स्त्रियों की स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आया था, ठीक है। जैसे हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, तो अब वैसे वैसे पुरुष प्रधान व्यवस्था चली आ में वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो में पुरुष प्रधानता में वृद्धि हो रही थी, तो स्त्रियों का स्थान सीधे सीधे की तुलना हम कब करते हैं, जब एक समाज का एक औहदा उच्च हो किसी का और दूसरे का जब निम्न होता है, तब दोनों में तुलना की जाती है, ठीक है। दोनों समान होते हैं, उनमें तुलना नहीं हो सकती। तो वैसे स्त्रियों की जो स्थिति में गिरावट हुई थी, तो वैसे क्या होता था, समाज क्या था, फिर से सत्तात्मक था, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं।
तो स्त्रियों की जो स्थिति में गिरावट हो रही थी, इसमें प्रथा प्रथा, दहेज प्रथा शुरू हो गई थी, और देखा तो संपत्ति में भागीदारी बंद हो गई थी। ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था आपको कि दहेज प्रथा नहीं थी। ठीक है, कौन से काल में? पूर्व काल में। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जो दहेज प्रथा का वर्णन नहीं है, पर उत्तर वैदिक काल आते आते दहेज प्रथा शुरू हो गई थी। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रियों को समस्त दुखों का क्या बताया? कारण बताया। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रियों को तो पूछा जाएगा कि किस किस ग्रंथ में तो क्या पुत्रियों को समस्त दुखों का कारण बताया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, और मैत्रेय संहिता में, जो मैत्रेय संहिता है ना, उसमें देखा जाए तो सुख जो शराब है और पासा यानी जुआ है की बात ही स्त्री को भी क्या बताया? तीसरी बुराई बताया। ठीक है, मनुष्य के जीवन की मैत्रेय संहिता में अगर देखा जाए तो जीवन की जो तीसरी बुराई है वो बताइए किसको? स्त्री को। ठीक है, पहली बुराई है शराब, दूसरी बुराई है जुआ, और तीसरी बुराई है स्त्री। आगे देखते हैं। इस काल में जो मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी, ये मुख्य रूप से 3 कैसी विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, और दास प्रथा थी इसमें। और कृषि विकास के कारण देखा तो भोजन में विकास हो गया था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। ठीक है, मनोरंजन के लिए ये जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, और घुड़दौड़ और संगीत करते थे। ठीक है, संगीत गाते थे। विवाह प्रथा देखा है तो अनुलोम विवाह होता था, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता था। ठीक है, इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह मतलब अगर किसी के घर में कोई लड़की विवाह करके दूसरे घर आती थी, तो दूसरे घर की लड़की विवाह करके उस घर में जाती थी। ठीक है, और आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो आर्थिक जीवन दिखाया तो इसके आर्थिक जीवन में क्या होता था? प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है, और लोहे की खोज के कारण देखा है तो प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था। जहाँ अब कहीं मिट्टी ठोस है तो वहाँ पे पहले कृषि कार्य नहीं हो पाता था, तो अब लोहे की खोज हो गई थी, तो वहाँ से आसानी से वहाँ खोदा जा सकता था, आसानी से कृषि किया जा सकता है। ठीक है, कांटक संहिता में 24 बैलों के हल का वर्णन किया गया है, इंपॉर्टेंट है कांटक संहिता में। ठीक है, दूसरा प्रमुख जो व्यवसाय था ना, पशुपालन था। ठीक है, तो इसमें पशुपालन था, तो प्रमुख जो पशु था ना वो गाय थी। ठीक है, और प्रिय पशु जो है वो घोड़ा था। प्रमुख पशु और प्रिय पशु में अंतर है। ठीक है, प्रिय पशु देखा जाए तो हर किसी के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ समाज में क्या होते हैं प्रिय पशु, जैसे घोड़ा है, घोड़ा को मेंटेन करना टफ है ना, तो वैसे अगर देखा जाए तो गाय सबकी ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत है, और देखा जाए तो गाय एक क्या है, एक प्रमुख साधन इसलिए भी है क्योंकि इससे क्या करता है, हमारा भरण पोषण होता था उस टाइम पे। तो अब आगे देखते हैं। कृषि में देखा जाए तो अधिशेष समाज की प्रगति, उद्योग, व्यापार आदि का विकास हो रहा था। ठीक है, और देखा जाए तो विदेशी व्यापार भी बढ़ा था। व्यापार के कुछ प्रमाण, परंतु मुद्रा सिक्के आदि का प्रचलन नहीं हुआ। ठीक है, देखा जाए तो व्यापार के प्रमाण मिले हैं, पर अभी भी क्या हुआ है, सिक्के नहीं चल रहे हैं, मुद्रा नहीं चली है। ठीक है, अभी क्या है, जो व्यापार है वस्तु विनिमय व्यापार है। आर्थिक प्रगति से जो नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आर्थिक प्रगति जो हुई थी उससे क्या हो गया था, नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था। धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो धार्मिक जीवन में यज्ञ कर्मकांड का महत्व बढ़ गया था। ठीक है, और ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष का दौर था ये। और प्रमुख देवता देखा है तो प्रजापति थे प्रमुख देवता। ठीक है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें खोजा गया प्रमुख स्थल या प्रथम स्थल कौन सा था, ये बताइए। जो प्रजापति थे ना वो सृजन और निर्माता के देवता थे। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु देवता क्या, ये पोषण एवं रक्षक देवता थे। रुद्र दिखाया तो ये पशुओं के देवता थे। वरुण दिखाया तो जल देवता थे, और पूषण दिखाया तो ये शूद्रों के देवता थे। ठीक है, राजस्व यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु करते थे। ठीक है, कोई भी राजा क्या करता था, मैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए क्या करता था, राजस्व यज्ञ करता था। ठीक है, और वाजपेयी यज्ञ ने शक्ति प्रदर्शन हेतु करता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ करके। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, इसमें एक घोड़े को क्या करते थे, छोड़ देते थे, और जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा वो क्या करते थे, राज्य विस्तार हेतु था। ठीक है, जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा वो माना जाता था कि ये उस राजा के क्षेत्र के अंदर आ गया, और जो भी उस घोड़े को रोकने की कोशिश करता था उससे फिर युद्ध प्रारंभ हो जाते थे। आगे देखते हैं। उपनिषदों में देखा है तो इन जो कर्मकांडों की निंदा की गई है। ठीक है, जो कर्मकांड हैं उनकी निंदा की गई है, और दिखाया तो जो निंदा करने वाले जो व्यक्ति थे ना उनसे एक हटकर एक वर्ग बनता है। ठीक है, जो बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बढ़ जाता है, तो उसको हम आगे बढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में। अभी ये देख लेते हैं। वैदिक प्राचीन काल में दिखाया तो नदियाँ थी ना उनके नाम भी परिवर्तन हुए। तो हम देखते हैं एक साइड पे प्राचीन नाम और एक साइड पे देखते हैं आधुनिक यानी वर्तमान में जो नाम है उसके। ठीक है, रितसता नदी है उसका वर्तमान में नाम है झेलम नदी। ठीक है, और दूसरा है पुरुषणी,
तो पुरुष नहीं है उसको वर्तमान में रावी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्तर रावी नदी के किनारे है, ठीक है। सतुदी, तो सतुदी है ना, वर्तमान नाम उसका सतलज नदी है। आशिकिनी, आशिकिनी का वर्तमान नाम चिनाब नदी है। सतानीरा, जो सतानीरा का वर्तमान नाम है गंडक नदी है, ठीक है। कुभा, कुभा का है काबुल नदी। विपाशा, विपाशा का है व्यास नदी। सरस्वती, सरस्वती का है घग्गर नदी। तो बताइए फिर सिंधु घाटी सभ्यता में जो घग्गर नदी थी वो कहाँ थी, वो मैं बता देता हूँ, राजस्थान पे थी। तो कौन सा स्थल पाया गया है घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। उम्मीद है आप इसके नोट्स बनाते हुए चले होंगे। अगर आप नोट्स बनाते हुए चले होंगे तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि ये आपको पूरा जो भी मैंने सारी विशेषताएं बताई, सारी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में बताया, वो पूरा आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अगला वीडियो हमारा महाजनपद पे रहेगा। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, देवभूमि फ्यूचर पॉइंट से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।